देहरादून में बीजेपी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। मीटिंग में 2 सितंबर से शुरू होने वाले बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो छोटी छोटी टीम बनाकर समाज के हर वर्ग के लोगों से मिलने के लिए उनकी तरफ से कहा गया। ये संगठन पर्व हमारा 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचें, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचें और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। उत्तराखंड को लक्ष्य दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईडी ने हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी की टीम करेगी पाखरो टाइगर सफारी बनाने के नाम पर पेड़ काटने के मामले में हरक सिंह रावत से पूछताछ करेगी। आपको बता दें, पाखरो टाइगर सफारी बनाने के नाम पर बिना मंजूरी के हजारों पेड़ काटने के आरोप लगे। रामनगर में मंडी समिति के पास के अतिक्रमण पर आज एक्शन हुआ और पुलिस ने अवैध कब्जों को बुलडोजर से तोड़ा है। पीडब्ल्यूडी ने मंदिर समिति के पास हुए अवैध कब्जों को लेकर 5 जुलाई को नोटिस दिया था। उसके बाद अवैध मकान में रह रहे लोगों के घरों के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए थे, जिसके बाद कुछ लोग अवैध घरों को छोड़कर चले गए थे और जो लोग घर खाली करके नहीं गए, आज उनके खिलाफ पीडब्ल्यूडी के तरफ से कार्रवाई की गई और बुलडोजर से अवैध घरों को तोड़ा गया। मसूरी के कैप्टी के पास रोड धंस गई। देर रात हुई भारी बारिश की वजह से रोड का एक हिस्सा धंस गया, जिसकी वजह से चंबा मसूरी देहरादून हाईवे बंद हो गया है। कैप्टी के पास रोड टूटने के बाद बड़ी गाड़ियों को विकासनगर रूट से डायवर्ट किया गया, जबकि छोटी गाड़ियों की आवाजाही कैप्टी के पास से हो रही है। ये कल रात भारी बारिश से यहाँ पर रिटर्निंग वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है और सवेरे हमने मशीन लगा करके इसको मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोला है। अभी बड़े वाहनों के लिए खोलने में इसमें चूंकि दीवार का निर्माण किया है ना, उसके पश्चात ही यहाँ पर भारी वाहनों के हेतु मार्ग खुल पाएगा। विकासनगर में कालसी चक्राता सड़क पर भारी भूस्खलन हुआ है। धोईरा बैंड के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। वहीं जजरेट के पास भारी मलबा आ गया, जिससे कालसी चक्राता सड़क पर 2 जगह पर बंद हो गई। रोड बंद होने से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। पीडब्ल्यूडी की टीम रोड को खोलने में जुटी हुई है। उत्तरकाशी में मंगलवार को रात में तेज बारिश की वजह से वरुणावत पर्वत पर एक बड़ा लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हुआ है। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन ने ड्रोन कैमरे के जरिए भूस्खलन जोन की तस्वीरें ली हैं। वहीं एक टेक्निकल टीम भी इस क्षेत्र में सर्वे के लिए भेजी गई है। बीती रात वरुणावत पर्वत की तलहटी पर स्थित गुफियारा क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, जिसके बाद लोग डर की वजह से भागने लगे। वहीं जिला प्रशासन ने रात में मोर्चा संभाला और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। आपको बता दें कि साल 2003 में वरुणावत पर्वत से लगातार 1 महीने तक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद कई घर और दुकान टूट गई थी। वहीं एक बार फिर से लोगों के मन में वरुणावत पर्वत का डर पैदा हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है। पूरी टेक्निकल टीम गई है और तकनीकी विशेषज्ञ टीम, मैंने उनको कहा कि आप जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ भी चले जाएं, थोड़ा निरीक्षण करके लाएं कि क्या इसके कारण थे और क्यों हुआ। नैनीताल को लेकर भूवैज्ञानिकों ने एक बार फिर से चेताया है। टिफिन टॉप से भूस्खलन के बाद अब चाइना पीक से खतरा बताया है। इसके साथ ही शहर के लिए बड़ा खतरा इसे बताया है। सबसे बड़ा संकट नैनीताल में हुए 1880 में भूस्खलन वाले इलाके को बताया जा रहा है, जहां पर भूस्खलन वाले क्षेत्र में
बहुमंजिला इमारत बनाई गई है और बिना प्लानिंग के तैयार हो रहे शहर को लेकर वैज्ञानिकों ने पर्यटन का दबाव कम करने की नसीहत दी। आपको बता दें, नैनीताल शहर में चौतरफा संकट बन गया है। सभी इलाकों में भूस्खलन हो रहा है, जिसका सर्वे भूवैज्ञानिक कर रहे हैं। कई पानी ही दुश्मन है। जो मलबा, जो डेबरी जिसके ऊपर मकान बने हैं, अगर वो सैचुरेटेड हो जाएगा डोमेस्टिक वाटर से या रेन वाटर से, तो समझ लीजिए आने वाले समय में और बड़ी त्रासदी हो सकती है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे आखिरकार खुल गया। 6 दिनों से नंदप्रयाग के पास सड़क बंद थी। हालांकि कल शाम को थोड़ी देर के लिए हाईवे खुला था, लेकिन कुछ देर के बाद ही पहाड़ी से फिर से मलबा आने से बंद हो गया। वहीं अब एक बार फिर से सड़क खोली गई है, लेकिन पहाड़ी से मलबा गिरने का खतरा अभी भी बना हुआ है। हल्की सी बारिश में ही पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। फिलहाल हाईवे खुला हुआ है, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। उत्तरकाशी में रात को हुई भारी बारिश के बाद गंगोत्री हाईवे पर कई जगह पर मलबा फैला पड़ा है, जिससे गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। पूरा हाईवे कीचड़ में तब्दील हो गया है, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 31 जुलाई को केदारनाथ धाम को जाने वाला पैदल मार्ग तेज बारिश के चलते टूट गया था। तब से पैदल मार्ग पर यात्रा शुरू नहीं हो पाई, जिसका असर स्थानीय व्यापारियों पर भी पड़ने लगा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ धाम को जाने वाले पैदल मार्ग अभी तक ठीक नहीं किए जा सके हैं, जिसके चलते यात्रा भी रुकी हुई है। धाम के पैदल मार्ग आपदा के चलते करीब 11 जगहों पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। पैदल यात्रा थमने से अब स्थानीय व्यापारियों को भी बड़ा नुकसान होने लगा है। होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि पैदल यात्रा की शुरुआत न होने से कई यात्रियों के ग्रुपों ने बुकिंग कैंसिल कर दी है। व्यवसायियों का व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ा है, यात्रा बिल्कुल बंद पड़ी है। रास्ते बंद होने की वजह से ये एक प्राकृतिक आपदा थी, इसलिए इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। बट 1 महीना होने के बाद भी यात्रा अभी तक सुचारू रूप से नहीं चली है। अगस्त महीने में भी हमारे पास मेरे हिसाब से प्रत्येक होटल के पास 7 से 8 ग्रुप तो हमारे खुद के कैंसिल हुए हैं। पैदल रास्तों को दुरुस्त करने में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2 बड़े लैंडस्लाइड जोन हैं, जो बार बार हल्की बारिश के चलते टूट रहे हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में केदारनाथ यात्रा मार्ग को खोल दिया जाएगा, जिसके लिए टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। से बात हुई है, उम्मीद यही है कि अगर मौसम ने हमारा साथ दिया और फिर आगे कोई ऐसी घटना नहीं होती भारी बारिश की वजह से, तो मुझे लगता है 2 से 3 दिन में उस ट्रैक रूट को ठीक कर लेना चाहिए। केदारनाथ यात्रा का प्रभाव पूरी 4 धाम यात्रा पर देखने को मिल रहा है। पहले हवाई सेवाओं के जरिए यात्रा कराई जा रही थी, लेकिन मौसम की वहां भी मार पड़ी और हेली सेवा भी बंद हो गई। अब उम्मीद पैदल यात्रा पर एक बार फिर से टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए सीधा आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। 2 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं, 2 करोड़ नौजवानों और बहनों भाई 2 करोड़ नौजवान यूपी का, ये उत्तर प्रदेश के विकास और प्रतिभा का आधार बनेगा। तो यही विकसित उत्तर प्रदेश, जब हम 17 में आए थे, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है और बहुत शीघ्र अगले 3-4 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के बड़े लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है और उसी लक्ष्य के साथ जोड़ने के लिए आया हूं। आपसे एक कहने आया हूं, हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, ये नौजवानों के हाथ को काम मिलेगा, अन्नदाता किसानों के हाथों को उनके खुशहाल चेहरे पर खुशहाली आएगी और बहन और बेटी खुशहाल होगी। हर खेत में पानी होगा, हर हाथ को काम होगा और इन सबको जोड़ने के लिए आज यहाँ पर मुझे खैर में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, अराजकता और गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों को, भ्रष्ट प्रवृत्ति के तत्वों को, तुष्टीकरण के पोषक तत्वों को, देश के विकास में बाधक तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देना है। जाति के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोगों को हमें आगे नहीं
करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं एक बार फिर से विकास की इस प्रक्रिया में अलीगढ़ के योगदान के लिए आपके प्रति, अलीगढ़ वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जिन नौजवानों का टैबलेट दिया गया है, इन नौजवानों को बधाई देता हूं और मैं आश्वस्त करता हुए तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनिए, रोजगार और नौकरी की गारंटी हमारी होगी। ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिशन रोजगार के कार्यक्रम को चला रही है। मैं आश्वस्त करूंगा, आप जिन नौजवानों को यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया, अच्छा पैकेज किया, प्राप्त किया है, उन्हें बधाई। जो लोग आ रहे हैं उन्हें एक्सपीरियंस लेना चाहिए और मैंने आश्वस्त करता हूं ये रोजगार का क्रम लगातार चलेगा। अभी हम 10 विधानसभा क्षेत्रों में कर रहे हैं, 10 जनपदों में कर रहे हैं। ये सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये कैंप लगेंगे। लगातार क्रम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे विधायक और सांसद गण यहाँ बैठे हैं, ये लगातार इसके लिए कार्य कर रहे हैं। विकास में कोई क्षेत्र पिछड़ने नहीं पाएगा, विकास हर द्वार तक पहुंचेगा। योजना का लाभ बराबर सबको प्राप्त होगा, बिना भेदभाव के प्राप्त होगा। यह आश्वासन आप सबको देते हुए सुरक्षा और सम्मान के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के संग आप भी इस यात्रा में सहभागी बने। इस आह्वान के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए। आपका सानिध्य, आपकी वाणी सदैव हमें। हल्द्वानी के वनभूलपुरा हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर। नैनीताल हाईकोर्ट ने 50 आरोपियों को जमानत दी है। 8 फरवरी को हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी और आगजनी की घटना भी हुई थी। मलिक के बगीचे से जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई थी और उस पर हमला कर दिया गया था। तो वनभूलपुरा हिंसा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर टीम पर ही हमला कर दिया गया था। जो टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी उसी टीम पर अटैक कर दिया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो इसी को लेकर अब बड़ी जानकारी मिल रही है और बड़ी जानकारी जो कि हमने आपको बताई कि हाईकोर्ट से 50 आरोपियों को जमानत इस मामले में दे दी गई है। हरिद्वार के कांगड़ी गांव में जंगली हाथी की धमक से दहशत का माहौल है। आए दिन इलाकों में जंगली हाथी पहुंचकर उत्पाद मचा रहा है। बीती रात एक जंगली हाथी की आबादी के इलाके में पहुंचने की वजह से अफरा तफरी मच गई और वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन आबादी क्षेत्र में जंगली जानवरों के आने से स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। वन विभाग को पुख्ता इंतजाम करके इस समस्या से निजात दिलानी चाहिए। उत्तराखंड में एक बार फिर से सशक्त भू कानून की मांग जोर पकड़ने लगी है। बुधवार को पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 70% वन क्षेत्र वाले उत्तराखंड की चिंताएं बाकी राज्यों से अलग हैं। यहां पर 30% भूभाग पर ही सब कुछ है, इसलिए इसे बचाने के लिए ठोस भू कानून बनना ही चाहिए। लेकिन हमारी थोड़ा सा हट करके चिंता है और राज्यों से। हट करके चिंता इसलिए है कि जो हमारा राज्य है इसमें लगभग 70% वन क्षेत्र है और बहुत मुश्किल से 30% ऐसा स्थान है जिसमें हमारा गांव है, हमारा शहर है, दुकानें मकानें सब इसी में है। तो इसलिए हमको ज़्यादा इस बात की चिंता है कि जो हमारे पास सीमित स्थान है उस सीमित स्थान को हम किस तरीके से संरक्षित संवर्धित करें और ऐसा कानून लाएं कि उसकी सुरक्षा हो सके। इसलिए मैंने कहा कि हाँ, यहाँ कोई ऐसा ठोस वो कानून एक बार विचार करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में क्या और अच्छा हो। कल धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी सचिवालय पहुंचे, जहां पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर के
सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के साथ उनकी लंबी मीटिंग हुई। मीटिंग का मुद्दा था आपदाग्रस्त धारचूला की समस्याएं। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने डीएम पिथौरागढ़ को जल्द से जल्द आपदा संबंधित कार्यों को शुरू करने के लिए निर्देशित कर दिया है। हरीश धामी ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भले अपने ही लोगों ने उनका साथ ना दिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी पीड़ा को समझने का काम किया है। इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा होने के कारण वो उसकी एक अलग अपनी सेंसिटिविटी है और इसीलिए अभी जो विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ये जितनी भी सूची सौंपी गई है उस सूची का परीक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि उसकी शीघ्र उसका परीक्षण करें और किन किन आपदा से जो प्रभावित कार्य हैं उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। और मैं विशेष तौर पर इसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सदन में मुझे अपने लोगों ने तो बोलने का अवसर नहीं दिया आपदा में, लेकिन उन्होंने मेरी पीड़ा समझी और धारचूला मुनस्यारी के पर्वतीय क्षेत्र के जो आपदा प्रभावित है उनकी पीड़ा समझी है। और निश्चित तौर पर आशायनी उम्मीद है जो आदेश हुए हैं तो हफ्ते 10 दिन में ये कार्य शुरू हो जाएंगे। रामनगर के हल्द्वानी रोड पर बैल पड़ाव में स्टेट हाईवे से चंद कदमों की दूरी पर शराब की दुकान चलाई जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे से 200 मीटर दूर खोलने के निर्देश दिए हैं। वहीं लोगों ने आबकारी विभाग पर मिलीभगत के आरोप लगाए। प्रशासन अब इस रास्ते को बंद करने की बात कर रहा है। जो बैल पड़ाव में जो दुकान सड़क किनारे चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट की आदेशों की खुली उल्लंघन है और ये बिना प्रशासन और आबकारी विभाग के मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। देखिए, मेरे संज्ञान में आज ये मामला आया है। जो उसका जो सैंक्शन रास्ता है वो बाजपुर रोड की तरफ से है, जो 500 मीटर के दायरे से बाहर है। और आपने जो कहा है कि वो आगे से कर रहा है, तो आगे से हमने उसको पहले भी बंद करवाया था, दोबारा इसको हम फिर बंद करवा देंगे। टिहरी की भिलंगना घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम के निर्देश के बाद भूगर्भीय टीम सर्वे कर रही है और फिर रिपोर्ट के आधार पर विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। भिलंगना घाटी में 21 अगस्त को बादल फटने की घटना के बाद भारी तबाही हुई थी, जिसके बाद सीएम धामी खुद मौके पर गए थे और पूरे इलाके के सर्वे को निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद टीम आपदा प्रभावित इलाकों का सर्वे कर रही है। देखिए, हमारी जो जियोलॉजिस्ट की टीम है वो राजस्व विभाग के साथ विभिन्न जो हमारे रिसेंट आपदाग्रस्त विलेजेस हैं उसका विजिट कर रही है और कहाँ संवेदनशील घर हैं, कहाँ पर विस्थापन की कार्रवाई की जानी अति आवश्यक है या सुरक्षात्मक कार्य किए जाने, उसके बारे में हमको 3 से 4 दिन में रिपोर्ट मिलेगी। अभी तक करीबन 6 से 8 विलेजेस गुत्तू एरिया में विजिट किए जा चुके हैं। नैनीताल में जाम से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी परेशान हैं। हालात ये हो गए हैं कि जब पैदल चलते हैं लोग तब भी दिक्कत आती है। देखिए, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी नैनीताल की सड़कों पर लोग अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। टैक्सी चालकों की ऐसी मनमानी नैनीताल शहर में है कि कहीं भी कभी भी गाड़ी को खड़ा कर छोड़ दे रहे हैं। गोलघर चौराहे की हालत तो ये है कि टैक्सी संचालकों ने पूरी सड़क ही घेर ली और पुलिस खामोश है। खास बात ये है कि नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी होने से आम शहरी को पैदल चलने की भी दिक्कतें रोज उठानी पड़ रही हैं। माननीय न्यायालय द्वारा बहुत अच्छे निर्देश जारी किए गए थे और कुछ नो ट्रैफिक जोन्स, नो पार्किंग जोन्स वगैरह बनाए थे, जिसमें कि अवैध मानी जाएगी पार्किंग, मगर अभी देखने में आ रहा है कि उन्हीं सभी जगहों पे सबसे ज्यादा वाहन पार्क मिलते हैं। दरअसल कुछ साल पहले जाम में झाम से बचने के लिए नैनीताल क्लब चौराहे से स्टेट बैंक तक सड़क का चौड़ीकरण किया, लेकिन इस सड़क में सबसे ज्यादा अवैध पार्किंग होने लगी। हालांकि हाईकोर्ट ने नैनीताल की सड़कों से अवैध पार्किंग हटाने के निर्देश दिए, लेकिन नैनीताल पुलिस को उसका पालन कराने की फुर्सत ही नहीं, जबकि इन्हीं चौराहों पर पुलिस की ड्यूटी भी रहती है। हमारी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और थाना पुलिस के द्वारा लगातार ऐसे जो अवैध नो पार्किंग में जो वाहन पार्क कर रहे हैं उनके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और बड़े सघन स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। मैं सबको, जितने जो बाइकर्स हैं और जो टैक्सी वाले हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जो निर्धारित पार्किंग है उसी में अपने वाहनों को पार्क करें। बहरहाल जैसे ही शहर में भीड़ बढ़ जाती है तो पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। टैक्सी वाले मनमानी तरीके से गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।